अब हम शुरू करेंगे विद द टाइप्स ऑफ कंपनी और क्लासेस ऑफ कंपनी, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी रहती है उसके बेसिस पे कंपनी को हम 3 हिस्सों में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली 2 हिस्से, बट बाय टेक्निकल ग्राउंड्स देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी and that too limited by shares. Second, limited liability that limited by guarantee. And third is unlimited liability. Basically 2 ही होते हैं liability, एक liability limited, दूसरी unlimited. और limited liability के 2 types होते हैं, limited by shares, limited by guarantee. Starting with the word limited by shares or limited by guarantee, सबसे पहले either of the case liability of shareholder will be limited। मतलब अगर हमने कोई कंपनी शुरू की जिसमें हमने वर्ड यूज किया लिमिटेड, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड चाहे वो पब्लिक लिमिटेड, दैट मीन्स द मेंबर्स विल हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी। नाउ लायबिलिटी विल बी लिमिटेड, बट टू व्हाट एक्सटेंट? तो उसके लिए 2 क्राइटेरियाज होते हैं। पहला, लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। सबसे पहले अगर कोई कंपनी को हमने क्रिएट किया जहां पे हमें लोगों के पास से पैसा मंगवाना है एज कैपिटल, जो भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है वो शेयर होल्डर एज अ मेंबर कुछ पैसा कंपनी को दे रहा है एज पर शेयर अमाउंट, एंड दैट विल बी नोन एज शेयर कैपिटल। वो जो कैपिटल है उस कैपिटल में शेयर होल्डर का जितना भी शेयर होल्डिंग उतनी उसकी लायबिलिटी। मतलब यहाँ पे कंपनी लोगों से कुछ शेयर कैपिटल के तौर पे पैसा मंगवाती है और जो शेयर खरीद के लोगों ने कमिट किया कि हम इतने शेयर्स खरीद रहे हैं, तो वो शेयर की जितनी वैल्यू है उतनी लायबिलिटी मेंबर की रहेगी। मान लो सर किसी कंपनी ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फर्दर पब्लिक ऑफर के थ्रू कोई पैसा मंगवाया, आप में से कोई लोग उसमें एप्लीकेशन करेंगे, दैट इज नोन एज सब्सक्राइब। आप एप्लीकेशन कर रहे हो कि हमें इस कंपनी के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्ट है, हमें इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं। अब कंपनी उसके बेसिस पे आपको शेयर्स अलॉट करेगी। सर शेयर्स खरीदने में इंटरेस्ट है, उसमें आपने एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन की है उस टाइम पे आपको ये तो पता है कि भाई शेयर की वैल्यू कितनी, कंपनी वो शेयर 100 रुपये का बोल रही है या 10 रुपये का बोल रही है, दैट इज नोन एज फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। जो शेयर की एक्चुअली फेस वैल्यू है 10 रुपये का शेयर होता तो 10 रुपया फेस वैल्यू वो आपकी कमिटेड लायबिलिटी। आपने कमिट किया है कि सर ये शेयर खरीद के मैं आपको 10 रुपये दूंगा। अब 10 रुपये पूरे उस टाइम पे तो कंपनी नहीं मंगवाती, कुछ अमाउंट उन्होंने मंगवाई। से फॉर एग्जांपल कंपनी ने 3 रुपये मंगवाए थे एज एन एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन करने के टाइम पे ये 3 रुपये आपने भर दिए, 10 रुपये का कमिटमेंट दिया था, 3 रुपये उसमें से भर दिए। अब आपकी लायबिलिटी कितनी रहेगी भाई? 7 रुपये। अगर एक शेयर खरीदा तो 7, ज़्यादा शेयर खरीदे तो 7 रुपीज़ पर शेयर। मतलब आपकी लायबिलिटी कितनी? तो भाई जो शेयर की फेस वैल्यू है उतनी, जितना आपने शेयर खरीदने के टाइम पे कंपनी को बोला था कि हम इतना पैसा देंगे, दैट इज कंसिडर्ड एज योर लायबिलिटी। सर ये जो लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी शेयर की जो फेस वैल्यू की बात करें, ये फेस वैल्यू के लिए कंपनी की लायबिलिटी बनेगी। पर सर ये लायबिलिटी कब बनेगी? एप्लीकेशन के टाइम पे आपने 3 रुपये दे दिए, बाकी के 7 रुपये के लिए लायबिलिटी कब बनेगी? तो सर जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉल मनी मंगवाए उस टाइम पे लायबिलिटी पे करनी पड़े। मतलब जब जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉल मनी मंगवाते हैं अप टू 10 रुपीज़ विच यू हैव कमिटेड, आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है। मतलब वो लायबिलिटी कंपनी की लाइफ टाइम में कभी भी क्रिएट हो सकती है। आपने शेयर खरीदा, 3 रुपये भर दिए थे, आपको शेयर अलॉट हो गया। अब ये शेयर होता है कि जहाँ पे 7 रुपये कंपनी के अभी भी मंगवाने भी बाकी है, आपके अभी भी पे करने भी बाकी है। जब भी कंपनी को मान लो अभी तो फंड्स की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम पे अभी वो कॉल मनी नहीं मंगवा रहे, थोड़े टाइम पे उनको फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो फंड्स की जब उनको ज़रूरत पड़ेगी वो कॉल मनी मंगवाएगी। से फॉर एग्जांपल 2 रुपीज़ का फर्स्ट कॉल,
तो वो जो कॉल मनी मंगवाया उस टाइम पे आपकी लायबिलिटी बनेगी। मतलब लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, और वो लायबिलिटी कभी भी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉल मनी मंगवाए तब क्रिएट हो सकती है। लिमिटेड बट कभी भी क्रिएट हो सकती है लायबिलिटी। बट इन केस ऑफ गारंटी, ऐसी कंपनी जो रजिस्टर हुई है तब उनके पास सफिशिएंट फंड है, ऐसी कंपनी जो रजिस्टर हुई उस टाइम पे उनके पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल है और वो कंपनी अभी रजिस्टर हो रही है, आप उसके मेंबर बनना चाहते हो, आप बोलते हो हमें मेंबर बनाओ, कंपनी बोले हमें पैसों की जरूरत नहीं है, पर आप गारंटी दो कि अगर कंपनी फ्यूचर में कभी वाइंडिंग अप में गई और वाइंडिंग अप के टाइम पे असेट को बेच के पैसा रियलाइज नहीं हुआ तो आप कितनी अमाउंट तक सपोर्ट करोगे। आप गारंटी देते हो सर हम 15,000 रुपये दे देंगे, तो ये जो 15,000 है वो आपने कमिट किया, वो आपकी गारंटी, वो गारंटी की लायबिलिटी कब बनेगी, तो वाइंडिंग अप के टाइम पे ही। लायबिलिटी लिमिटेड भी है, 15,000 से ज़्यादा भी नहीं है, और वो लायबिलिटी बनेगी भी कब, तो कंपनी जब वाइंड अप होगी तब। एंड दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज कि यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी, लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ गारंटी एंड विल अराइज ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंड अप। लायबिलिटी लिमिटेड बाय टू वेज। फर्स्ट, लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स की लायबिलिटी, और वो भी कब क्रिएट होगी, तो जब कॉल मनी मंगवाएंगे तब। मतलब लायबिलिटी लिमिटेड है पर कभी भी क्रिएट हो सकती है, जबकि गारंटी में आप गारंटी तो उतनी लायबिलिटी, और वो कब, तो कंपनी जब वाइंडिंग अप में जाती है तब। ये जो है वो हम लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स और लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी की बात करते हैं। नाउ लेट अस कंसिडर सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन शेयर्स एंड गारंटी कंपनी। मतलब ऐसी कंपनी जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है बाय शेयर्स, और ऐसी कंपनी जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है बाय गारंटी। अगर उसको कंसिडर किया जाए तो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज में फर्स्ट वी आर ट्राइंग विद सिमिलैरिटीज ऑफ द शेयर कैपिटल एंड गारंटी कंपनी। सिमिलैरिटी है कि ऐसी कंपनी में दोनों ही कंपनियों में लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड, मतलब दोनों में लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी, एंड दोनों ही कंपनियां जो हैं दे आर सेपरेट पर्सन, तो ये लायबिलिटी लिमिटेड भी रहेगी और सेपरेट पर्सनालिटी लीगल पर्सनालिटी भी रहेगी। दीज आर दी सिमिलैरिटीज। दो कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है भाई, एक सेपरेट लीगल पर्सन दोनों है और दूसरा लायबिलिटी लिमिटेड दोनों की है। इस सिमिलैरिटी के अलावा इफ यू कंसिडर डिफरेंसेस, तो फर्स्ट, इन केस ऑफ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, liability of a member will arise at any point of time during the lifetime and amount is unpaid value of shares. But in case of guarantee, the liability amount is up to the amount of guarantee, but it will arise at only time of winding up. Winding up से पहले गारंटी कंपनी में लायबिलिटी अराइज नहीं हो सकती। सर एक जनरल क्वेश्चन है, क्या कोई कंपनी जो गारंटी कंपनी है, मतलब रजिस्टर हुई उस टाइम पे उनको पैसों की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने शेयर्स इश्यू नहीं किए, दे गॉट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड एज अ गारंटी कंपनी, मेंबर्स ने गारंटी दी है कि वाइंडिंग अप के टाइम पे वो कंपनी को जो अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी वो अमाउंट प्रोवाइड करेंगे। पर क्या ये जो गारंटी कंपनी है, ये गारंटी कंपनी शेयर इशू कर सकती है? तो सर आंसर इज यस। If guarantee company have also issued share capital, तो liability will change to an extent। क्या चेंज होगा? तो भाई गारंटी कंपनी जिसने शेयर कैपिटल इश्यू की उसमें मेंबर्स की लायबिलिटी दो तरीके से होगी। जिसने गारंटी दी उसकी लायबिलिटी अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी एंड विल अराइज ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, और जिसने उसमें शेयर खरीदे उसकी लायबिलिटी अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड विल अराइज एट एनी टाइम इन द लाइफ टाइम। Guarantee company limited by shares will have both the liabilities unpaid value plus guarantee amount. Unpaid value can be called at any time. Guarantee amount can be called only at the time of winding up. Now, third category
which is quite contradicting with a characteristic of company, unlimited liability company. अब कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड, ऐसी कोई कंपनी अगर रजिस्टर होती है जो अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ है तो व्हाट विल हैपन? तो सर सबसे पहले तो ये हमारा सबसे मेजर कैरेक्टर है कंपनी का कि लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है तो सबसे पहला तो कैरेक्टर जो कंपनी का था, कैरेक्टरिस्टिक लिमिटेड लायबिलिटी, वही यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि मेंबर्स विल हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो क्या होगा सर इसमें? अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होती है? सबसे पहली बात सर, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज हैविंग नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ऐसी कंपनी जो अपने मेंबर्स की लायबिलिटी पे कोई लिमिट रखती नहीं है, मतलब देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स विल बी टोटली अनलिमिटेड। बट अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी होनी है तो कोई कंपनी में क्यों पैसा इन्वेस्ट करे? व्हाई डोंट दे स्टार्ट पार्टनरशिप और एनी अदर बिजनेस फॉर्म? अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी ही है तो वो पार्टनरशिप बाकी के बिजनेस फॉर्म्स उससे अलग कैसे? तो उससे अलग सिनारियो इसलिए बिकॉज इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, no doubt member have unlimited liability, but that unlimited liability is only towards company, not towards third party. मतलब सर आज आपने पार्टनरशिप फॉर्म शुरू की, इफ यू हैव स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फॉर्म, एनी पर्सन थर्ड पार्टी जो फॉर्म के साथ डील कर रही है वो फॉर्म में हुए कुछ प्रॉब्लम के लिए या फॉर्म की साइड से हुए कुछ नेग्लिजेंस के लिए आपके सामने केस फाइल कर सकते हैं। बीइंग अ पार्टनर यू आर लायबल टू थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी चाहे तो पार्टनरशिप फॉर्म के किसी भी पार्टनर के सामने एक्शन ले सकती है। बट सर ये कंपनी में नहीं होगा। अगर आपने कंपनी शुरू की तो कोई भी थर्ड पार्टी जो कंपनी के साथ डील कर रही है वो कंपनी के अलावा किसी के सामने केस फाइल नहीं कर सकती। मतलब थर्ड पार्टी के सामने सिर्फ कंपनी लायबल है। आपने इवन इफ यू हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, आप थर्ड पार्टी के सामने लायबल नहीं हो। थर्ड पार्टी कंपनी के सामने एक्शन ले और कंपनी वाइंड अप में जाए तो इन दी इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप अगर एसेट को बेच के लायबिलिटी को चुकाना पॉसिबल नहीं हुआ तो जितनी अमाउंट लायबिलिटी के लिए कम पड़ रही है उतनी अमाउंट के लिए आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड बीइंग अ मेंबर। मतलब ये अनलिमिटेड कंपनी भी सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस तो रखती है कि भाई थर्ड पार्टी अनलिमिटेड लायबिलिटी होने के बावजूद भी डायरेक्टली मेंबर को लायबल नहीं कर सकता। वो सिर्फ कंपनी के सामने एक्शन लेगा एंड कंपनी इन टर्न अगर वाइंड अप हुई तो इन केस ऑफ वाइंडिंग अप द लायबिलिटी ऑफ मेंबर विल बी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बहुत कम होती है, बट अगर है तो पार्टनरशिप फॉर्म या ऐसे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से इस तरीके से अलग है कि उनमें भी मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड बट नॉट टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, ओनली टुवर्ड्स कंपनी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टाइप्स देखे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी दो तरीके हो सकते हैं, लिमिटेड, अनलिमिटेड। लिमिटेड कैन बी डिवाइडेड अगेन इन टू वेज, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। Moving towards another aspect. Now the types of company on the basis of number of members. किसी भी कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स की क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे कितने टाइप्स। तो सर बेसिकली तो नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे कंपनी दो हिस्सों में क्लासिफाई होती है, एक प्राइवेट कंपनी, दूसरा पब्लिक कंपनी। सर नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, private company, public company. Private company can be further classified into some other things. Companies Act 2013 have introduced two new concepts for private company. एक है one person company,
एंड सेकेंड इज कंसिडर्ड एज स्मॉल कंपनी। ये दो कंसेप्ट जो कंपनीज एक्ट 2013 ने इंट्रोड्यूस किए, ये कंपनीज एक्ट 2013 के जो दो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड है, ये प्राइवेट कंपनी के ही टाइप्स हैं। मतलब बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, कंपनी कैन बी टू टाइप्स, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू three categories. First, one person company. Second, a small company. Third, other private companies, which are not one person company, which are not small companies. And last is public company. अगर start करो with the first thing, that is one person company. क्यों सर इसको नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे हमने डिवाइड किया? तो भाई प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सबके लिए the basic classification is there on the minimum and maximum number of members requirement. We are starting with private company and private company का एक हिस्सा one person company. One person company की अगर शुरुआत करें तो one person company, as the name suggests, have only one person. That is only one member. Minimum गिनो या maximum गिनो, one person company में सिर्फ एक ही member है. Minimum या maximum, one person company will have only one member. I'm not talking about employees, I'm not talking about directors. Directors can be more than one, employees can be more than one, but member only one. सर अब वन पर्सन कंपनी जो क्रिएट हुई है, कंपनीज एक्ट 2013 ने इंट्रोड्यूस की है, क्यों की है सर? तो सबसे पहले ये वन पर्सन कंपनी को इंट्रोड्यूस किया है टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप. प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स व्हेन स्टार्टिंग बिजनेस हैड अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड दे वर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. बिकॉज अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हो, आप प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के तौर पे अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हो, देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर यू. कैपिटल मिलना मुश्किल होता है या लोन मिलना, पैसा मिलना मुश्किल होता है. वन पर्सन कंपनी के तौर पे अगर रजिस्टर करवाओ तो इट इज अ रजिस्टर्ड कंपनी, एंड इफ इट इज अ रजिस्टर्ड कंपनी ऑब्वियसली इट विल हैव मोर क्रेडिबिलिटी. एंड फॉर गिविंग बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी एज वेल एज मोर क्रेडिबिलिटी, एक नया कंसेप्ट लेके आए वन पर्सन कंपनी, जिसको इंट्रोड्यूस किया है टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप. ये वन पर्सन कंपनी इकलौता मेंबर, मिनिमम या मैक्सिमम इकलौता मेंबर, मोस्ट ऑफ सिमिलर टू प्रोप्राइटर, बट कंपनी है सर, और कंपनी है तो परपेचुअल सक्सेशन है. अब जब किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं तो हम बोल सकते हैं कि भाई उस मेंबर की इनकैपेसिटी कंपनी की लाइफ को इफेक्ट ना करे. बट इफ मिस्टर एक्स इज अ पर्सन जो स्टार्ट कर रहे हैं एक्स प्राइवेट लिमिटेड वन पर्सन कंपनी, नाउ एक्स प्राइवेट लिमिटेड वन पर्सन कंपनी, एक ही मेंबर है उसमें मिस्टर एक्स. व्हाट इफ मिस्टर एक्स इज इंसॉल्वेंट? व्हाट इफ मिस्टर एक्स इज अनसाउंड? क्या होगा अगर इकलौता मेंबर जो कंपनी में है उसकी डेथ हो गई, वो अनसाउंड हो गया या वो इंसॉल्वेंट हो गया? प्रॉब्लम आएगा सर. कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन प्रॉब्लम में होगा. एंड दैट इज व्हाई अवर कंपनीज एक्ट 2013 जो ये वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट लेके आया, उन्होंने उसका सॉल्यूशन भी दिया कि सर जब आप वन पर्सन कंपनी शुरू कर रहे हो, आपको वन पर्सन कंपनी का इकलौता मेंबर है उसका नाम तो लिखना पड़े, पर उसके साथ एक नॉमिनी का नाम कंपलसरी लिखना पड़ेगा. मतलब आप जब वन पर्सन कंपनी शुरू करो, मेंबर नो डाउट एक ही है, बट अगर उस इकलौते मेंबर की डेथ हो गई या उसको कुछ हो गया तो कौन होगा जो उस बिजनेस को संभालेगा? तो जब वन पर्सन कंपनी रजिस्टर करवाते हो, नॉमिनी का नाम लिखना, नॉमिनी का नाम रजिस्टर करवाना कंपलसरी. सर दूसरी बात, ये वन पर्सन कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी हो सकती है. एक ही मेंबर है, पैसा लेके भाग गया तो अगर ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे एक ही मेंबर है और कंपनी रजिस्टर्ड है, हम उनको तो बेनिफिट दे रहे हैं कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, तो सामने थर्ड पार्टी को भी तो प्रोटेक्ट करना पड़े. इसलिए वन पर्सन कंपनी के ऊपर नॉर्मल प्राइवेट कंपनी से कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट भी है. मतलब नॉर्मल प्राइवेट कंपनी को जो प्रोविजंस एप्लीकेबल है वो तो वन पर्सन कंपनी को भी होंगे, पर उसके अलावा कुछ एडिशनल प्रोविजंस यहाँ पे वन पर्सन कंपनी को दिए. एडिशनल प्रोविजन कौन से? तो सर वन पर्सन कंपनी का जो इकलौता मेंबर है, वन पर्सन कंपनी का जो इकलौता मेंबर है, उसका
इंडियन रेसिडेंट और सिटीजन होना कंपलसरी। सर हम किसी भी फॉरेनर को कोई दूसरी कंपनी क्रिएट करने की परमिशन दे सकते हैं बट 1% कंपनी क्रिएट करने की नहीं। That means the only member of 1% company should be a natural person, should be citizen, should be resident. Obvious है कि अगर citizen और resident की बात आई, natural person तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर natural person है तो ही वो citizenship का criteria अप्लाई करेगा। तो अगर कोई person है 1% कंपनी क्रिएट करना चाहता है तो वो 1% कंपनी का इकलौता मेंबर इंडिया का सिटीजन एज वेल एज रेसिडेंट होना चाहिए। सर सिटीजनशिप और रेसिडेंस में फर्क क्या? तो सिटीजन मतलब अ पर्सन हु इज हैविंग इंडियन ओरिजिन, मतलब born and brought up in India और have an Indian origin can be considered as a citizen of India। उसको इंडिया ने सिटीजनशिप ग्रांट की होगी। बट रेसिडेंस मतलब ऐसा पर्सन जो इंडिया का रेसिडेंट है, मतलब तो भाई रेसिडेंट मतलब एक ऐसा पर्सन जो इंडिया में लास्ट ईयर में रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के क्राइटेरिया के हिसाब से इंडिया में रहा था। सर रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स एक्ट का है, वो तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट बताता है आपके इंडिया के रेसिडेंट होने के लिए, बट कंपनीज एक्ट 2013 से कि आप इंडिया के सिटीजन हो, प्लस अगर लास्ट ईयर में आप 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहे हो देन यू आर इंडियन रेसिडेंट। लास्ट ईयर में मतलब जब आप कंपनी रजिस्टर करवाने जा रहे हो उसके प्रीवियस ईयर यू वर इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज देन यू आर कंसिडर्ड एज रेसिडेंट। मतलब आपका इंडियन ओरिजिन का होना भी ज़रूरी और आपका लास्ट ईयर में 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहना ज़रूरी। सर 1% कंपनी के इकलौते मेंबर को इंडिया के सिटीजन एज वेल एज रेसिडेंट होना कंपलसरी। प्लस चलो सिटीजन और रेसिडेंट है मतलब हमें पता है कि ये इंसान इंडिया के ही बैकग्राउंड का है। अब जब हम बात करेंगे कि उस कंपनी में इकलौता मेंबर है, अगर वो पर्सन ही इनकैपेबल हो गया तो मतलब इकलौते मेंबर की डेथ हो गई, वो पागल हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसकी इनकैपेसिटी में कौन? तो मैंने जैसे बताया 1% कंपनी रजिस्टर होने के टाइम पे नॉमिनी का नाम हमें फाइल करना पड़ता है विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कि सर ये पर्सन मेरी इनकैपेसिटी में मेरा नॉमिनी बनेगा। एंड कंडीशन ये बोलती है कि सर मेंबर तो रेसिडेंट एज वेल एज सिटीजन होना ही चाहिए, बट जो नॉमिनी है ना उस नॉमिनी का भी इंडियन सिटीजन एज वेल एज रेसिडेंट होना ज़रूरी। मतलब आज अगर मैं 1% कंपनी शुरू करना चाहती हूँ तो मैं इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट होनी कंपलसरी। मुझे एक नॉमिनी का नाम लिखना पड़ेगा विथ द कंसेंट, जिसका नाम लिख रही हूँ उसकी कंसेंट के साथ, और उसका नाम लिखा, वो पर्सन मैंने जिसका नाम नॉमिनी के तौर पे लिखा उसका भी इंडियन सिटीजन एज वेल एज रेसिडेंट होना कंपलसरी। ये बेसिक क्राइटेरिया थे। अदर प्रोविजंस जो 1% कंपनी के लिए स्पेसिफिकली है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी जो 1% कंपनी के अलावा है उनके लिए रूल्स नहीं है, बट दिस इज एप्लीकेबल स्पेशली फॉर 1% कंपनी। उसको आगे देखते हैं। द रूल सेज कि भाई कोई भी पर्सन 1% कंपनी के साथ एक 1% कंपनी क्रिएट की है तो दूसरी 1% कंपनी क्रिएट नहीं कर सकता। और अगर किसी भी 1% कंपनी में अगर कोई नॉमिनी बना है तो वो नॉमिनी भी ऐसी दूसरी 1% कंपनी में नॉमिनी नहीं बन सकता। मतलब इट इज सेड कि भाई कोई भी पर्सन को एक से ज़्यादा 1% कंपनी क्रिएट करने की परमिशन नहीं, एंड किसी भी पर्सन को एक से ज़्यादा 1% कंपनी का नॉमिनी बनने की परमिशन नहीं। मतलब इन शॉर्ट कोई भी पर्सन एक साथ दो 1% कंपनी से कनेक्टेड रह सकता है, एक में एज अ मेंबर दूसरे में एज अ नॉमिनी। बट
अगर एक कंपनी क्रिएट कर दी, दूसरी कंपनी ऐसी क्रिएट नहीं कर सकता, पर हाँ दूसरी 1% कंपनी में नॉमिनी बन सकता है। अगर किसी ने 1% कंपनी के नॉमिनी के तौर पे कंसेंट दिए, वो दूसरी 1% कंपनी का नॉमिनी नहीं बन सकता, पर खुद 1% कंपनी क्रिएट कर सकता है। मतलब इन शॉर्ट आई कैन से दैट 1 person कैन बी कनेक्टेड विथ 2 OPCs टुगेदर, एक OPC में एज अ मेंबर, एक OPC में एज अ नॉमिनी। आई गेस यहाँ तक क्लियर। नाउ जो 1% कंपनी का मेंबर है, वो 1% कंपनी का मेंबर जब नॉमिनी को अपॉइंट कर रहा है तो उस नॉमिनी का नाम और उसकी कंसेंट राइटिंग में फाइल करनी पड़ती है विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आपको राइटिंग में 1% कंपनी के नॉमिनी का नाम और उसकी कंसेंट फाइल करनी पड़ेगी। अगर कोई मेंबर एक बार नॉमिनी को अपॉइंट कर दे, वो नॉमिनी कंसेंट दे तो ही उसको अपॉइंट किया जा सकता है, पर अगर वो नॉमिनी ने एक बार कंसेंट दी, आपने उसका नाम रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर करवा दिया, उसके बाद अगर वो अपनी कंसेंट को विड्रॉ करता है तो आपको विदिन 30 days नया नॉमिनी अपॉइंट करना है एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास उस नए पर्सन की कंसेंट के साथ उसकी डिटेल्स फाइल करनी है। सबसे पहले जब आप नॉमिनी को अपॉइंट कर रहे हो तो उसकी कंसेंट से फाइल करो। अगर आपने उसको अपॉइंट किया उसकी कंसेंट से, आपने उसका नाम रजिस्टर करवा दिया, उसके बाद उसने कंसेंट विड्रॉ कर दी, तो उस कंसेंट को विड्रॉ करने के 30 days के अंदर नया नॉमिनी अपॉइंट करो और जिसको आपने अपॉइंट किया है वो नॉमिनी का नाम कंसेंट के साथ फाइल करो। दूसरी बात, अगर किसी पर्सन ने नॉमिनी को अपॉइंट कर दिया, बिजनेस चल रहा था और उस टाइम पे उस मेंबर की डेथ हो गई, अगर उस मेंबर की डेथ हो गई है तो उसकी इनकैपेसिटी या डेथ की सिचुएशन में जो नॉमिनी था, दैट नॉमिनी विल बिकम मेंबर। एंड अब वो मेंबर तो बन गया पर नॉमिनी की जगह खाली हो गई, तो वो नॉमिनी की जगह भी 30 दिन के अंदर भर के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास उसको अपने किसी नॉमिनी का नाम फाइल करना पड़ेगा। अगेन दैट नॉमिनी शुड बी इंडियन रेसिडेंट एज वेल एज सिटीजन। ना सिर्फ 1% कंपनी, उसके नॉमिनी और उनकी कंसेंट के रिलेटेड मैटर तो हमने देखे। नाउ व्हाट विल हैपन इफ 1% कंपनी इज रजिस्टर्ड एंड 1% कंपनी के तौर पे रजिस्टर हो गए, आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस करने के बाद अब आपको आपकी कंपनी को कन्वर्ट करवाना है इनटू नॉर्मल प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। बिजनेस बढ़ गया, अब बिजनेस बढ़ गया है, आपको आपकी कंपनी को कन्वर्ट करवाना है इनटू नॉर्मल प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। देन व्हाट विल हैपन? तो सर उसके रूल्स प्रोहिबिशन है किसी भी 1% कंपनी के वॉलेंटरी कन्वर्जन पे। अगर कोई 1% कंपनी अपने एग्जिस्टेंस के मतलब इनकॉर्पोरेशन के 2 साल तक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करवाना चाहती है, तो प्रोहिबिशन है कि कोई भी 1% कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 2 साल तक प्राइवेट कंपनी में मतलब नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं करवा सकती। 2 साल के बाद कोई भी 1% कंपनी सिर्फ नॉर्मल प्रोसीजर्स, रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज फुलफिल करके कंपनी को कन्वर्ट करवा सकती है, बट प्रोहिबिशन ऑन वॉलेंटरी ट्रांसफर और कन्वर्जन फॉर 2 years। इनकॉर्पोरेशन के 2 साल तक 1% कंपनी दूसरी किसी कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। सर वॉलेंटरी कन्वर्जन को तो आपने प्रोहिबिट कर दिया, 2 साल के बाद कन्वर्ट करवाने का परमिशन भी दिया, पर कंपनी से बोलता है कि 1% कंपनी एक इसलिए डेवलप किया गया ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस फॉर्म है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस ग्रो करने में आसानी हो। अब अगर कुछ लेवल से ज़्यादा बिजनेस बढ़ जाएगा ना, तो आपको 1% कंपनी का प्रिविलेज नहीं मिलेगा, मतलब आपको कंपलसरी कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। वॉलेंटरी कन्वर्शन पे प्रोहिबिशन है, आप अपनी मर्जी से अगर दूसरी कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हो इनकॉर्पोरेशन के 2 साल तक नहीं करवा सकते, बट अगर आप एक बार कंपनी को रजिस्टर करवा दो और आपकी 1% कंपनी का पेड अप कैपिटल
एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 लाख से बढ़ गई या आपकी कंपनी का टर्नओवर अगर 2 करोड़ से बढ़ गया in any of the financial year, whether it is within 2 years of incorporation or afterwards, अगर ये paid up capital 50 लाख से बढ़ गई, टर्नओवर 2 करोड़ से बढ़ गया, तो आपको कंपल्सरीली 1% कंपनी में से दूसरी प्राइवेट कंपनी मतलब नॉर्मल प्राइवेट कंपनी विद 2 मेंबर्स और पब्लिक कंपनी विद 7 मेंबर्स में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। मतलब सर 1% कंपनी खुद ब खुद 2 साल के अंदर कन्वर्ट करवाना चाहते हो, प्रोहिबिटेड। बट अगर आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 लाख से बढ़ गई या आपकी कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ से बढ़ गया, कंपल्सरी यू नीड टू कन्वर्ट योर कंपनी इनटू अ नॉर्मल कंपनी। कंपल्सरी आपकी कंपनी को नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई गेस ये 1% कंपनी के कन्वर्जन के रिलेटेड क्राइटेरिया क्लियर हो रहे। आफ्टरवर्ड्स अगर आपकी कंपनी का कन्वर्जन हुआ इन एनी ऑफ द वेज, 2 साल के बाद आप वॉलंटरीली कन्वर्ट करवा रहे हो या 2 साल के अंदर या 2 साल के बाद कभी भी आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल और टर्नओवर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाने की वजह से कंपल्सरी कन्वर्जन आपको एप्लीकेबल होता है, तो विद इन 30 डेज आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को नई कंपनी में कन्वर्ट होने की नोटिस देनी पड़ेगी कि वी आर नाउ कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी विद 2 मेंबर्स और पब्लिक कंपनी विद 7 मेंबर्स। दिस इज 1% कंपनी। सो 1% कंपनी के इतने क्राइटेरियाज स्पेसिफिक 1% कंपनी के थे। बाकी जो प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल रूल्स है वो तो इनको होंगे ही, बिकॉज 1% कंपनी इज वन टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली। तो प्राइवेट कंपनी के सारे प्रोविजंस तो इनको अप्लाई करेंगे। ये एक्स्ट्रा प्रोविजंस थे जो हमने 1% कंपनी के पढ़े। मूविंग टुवर्ड्स प्राइवेट कंपनी, नाउ एक मेंबर था, मिनिमम या मैक्सिमम एक ही मेंबर था। अब सर हम बढ़ते हैं नॉर्मल प्राइवेट कंपनी के टुवर्ड्स। नॉर्मल प्राइवेट कंपनी के रिलेटेड जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना शुरू करें। सो 1% कंपनी एक तरीके की प्राइवेट कंपनी, बट प्राइवेट कंपनी बेसिकली अगर किसी को पहचाननी है, अगर कोई कंपनी का आपको नाम बताया जाए और आपको बोले कि आइडेंटिफाई करो कि ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी, हाउ विल यू आइडेंटिफाई? तो सर आप कहोगे नाम से। अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो प्राइवेट कंपनी, अगर लिमिटेड लिखा है तो पब्लिक कंपनी। सर द बेसिक क्राइटेरिया, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखना वो कोई जज करने का क्राइटेरिया नहीं है कि कंपनी प्राइवेट कंपनी है नहीं। क्राइटेरिया टू जज अ कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी और नॉट, उसको सबसे इजीली डेफिनेशन में ही कवर कर लिया गया। प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ही आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया है। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बोलती है कि ऐसी कंपनी जो अपने आर्टिकल्स के द्वारा 3 चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करती है तो वो प्राइवेट कंपनी है। मतलब आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी कंपनी का नाम आपको दे दिया, कंपनी की डिटेल आपको दे दी, सबसे पहले चेक करो कंपनी के आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर 3 रिस्ट्रिक्शंस है तो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है। एंड 3 रिस्ट्रिक्शंस तीनों के तीनों कंपल्सरी है, दैट इज एंड, और नहीं है। अगर किसी भी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इफ देयर आर 3 रिस्ट्रिक्शंस देन द कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज प्राइवेट कंपनी। 3 रिस्ट्रिक्शंस मीनिंग ही बता देता है, अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट द फॉलोइंग। 3 रिस्ट्रिक्शंस है तो प्राइवेट कंपनी है, नहीं तो नहीं है। मतलब आइडेंटिफाई करना है तो नाम नहीं, क्या देखना चाहिए? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नाउ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है सर? तो कंपनी के सबसे बेसिक 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जहाँ पे कंपनी की बेसिक डिटेल्स होती है, नाम है, सिचुएशन क्लॉज मतलब स्टेट का नाम है, ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, लायबिलिटी लिखी होगी, कैपिटल लिखी होगी। एंड आर्टिकल्स में कंपनी कैसे काम करेगी, किसके पास पावर होगा कंपनी को हैंडल करने का, शेयर ट्रांसफर के रूल्स क्या होंगे, कितने मेंबर्स होंगे, कितने डायरेक्टर्स होंगे, अगर कोई डील करना चाहता है तो कैसे करेगा, उसके रिलेटेड कंपनी के रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट होगा। एंड वो मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या बोला जाएगा? आर्टिकल्स। अगर किसी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है। कौन से 3 रिस्ट्रिक्शन सर?
तो बेसिकली 3 रिस्ट्रिक्शंस नहीं, 2 रिस्ट्रिक्शन है, एक प्रोहिबिशन है। रिस्ट्रिक्शन मीन्स आप रिस्ट्रिक्टेड हो, वो काम हो सकता है बट विद सर्टेन लिमिटेशंस, एंड प्रोहिबिशन मीन्स इट इज टोटली नॉट परमिसिबल टू डू दैट थिंग। अगर कोई कंपनी के आर्टिकल्स में 2 रिस्ट्रिक्शन एक प्रोहिबिशन है, then that company can be considered as private company। कौन से 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं? तो पहला रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर दी शेयर्स। अगर किसी कंपनी ने अपने मेंबर्स के शेयर ट्रांसफर के अधिकार को रिस्ट्रिक्ट किया, प्रोहिबिट तो वो कर ही नहीं सकते सर। अगर उन्होंने शेयर ट्रांसफर को रिस्ट्रिक्ट किया है कि आप शेयर ट्रांसफर इजीली नहीं कर सकते, आपको कुछ प्रोसीजर्स है जिसको फॉलो करके शेयर ट्रांसफर करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल, आप अगर शेयर ट्रांसफर करना चाहते हो, सभी मेंबर की परमिशन से शेयर ट्रांसफर करो, या आप अगर शेयर ट्रांसफर करना चाहते हो एग्जिस्टिंग मेंबर्स को पहले ऑफर करो, उसके बाद आप पब्लिक को शेयर ट्रांसफर करना। तो जहां पे आपने प्राइवेसी, दैट इज प्राइवेट कंपनी, प्राइवेसी का एक मेंटेनेंस करने के लिए आपने लोगों के अधिकार को रिस्ट्रिक्ट किया कि वो किसी बाहर के इंसान को डायरेक्टली शेयर ट्रांसफर ना कर सके। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन, कि शेयर ट्रांसफर को रिस्ट्रिक्ट कर दो। सेकेंड, रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। मतलब आपकी कंपनी में जो भी है मेंबर्स 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सर मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए? तो 2। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 200। 200 मैक्सिमम लिमिट कहाँ पे दिया है? तो भाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर आपने रिस्ट्रिक्शन रखा कि कंपनी 200 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं रखेगी, दैट इज रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, तो प्राइवेट कंपनी का दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 200, बट सर क्या ये 200 में हर कोई गिना जाएगा? तो इट इज सेड एज नो, ये 200 में हम कुछ लोगों को नहीं गिनेंगे। किसको नहीं गिनेंगे? तो सर जो कंपनी के अभी एम्प्लॉयज़ हैं, वो एम्प्लॉयमेंट में है, उसी टाइम पे हमने उनको शेयर्स दिए। अब जो कंपनी के ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं, हमने उनको शेयर्स दिए हैं, और हमने उनको जो शेयर्स दिए वो शेयर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट दिए। मेंबर तो वो होंगे, बट 200 की जो लिमिट है उसमें वो कैलकुलेट नहीं होंगे। अगर कोई कंपनी में हमारे एम्प्लॉय थे, जब एम्प्लॉय थे तब उन्हें शेयर दिए गए थे, अब उन्होंने कंपनी में से एम्प्लॉयमेंट तो छोड़ दिया, बट वो अभी भी मेंबर है, दैट इज एक्स एम्प्लॉयज, तो उसको भी वो 200 वाली मैक्सिमम वाली लिमिट में गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो सर हम 200 मैक्सिमम नंबर रखेंगे, बट उस 200 में एम्प्लॉयज़ एंड एक्स एम्प्लॉयज़ को काउंट नहीं करेंगे। सर अब दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी पर्सन के शेयर्स जॉइंट नेम्स में, तो क्या दोनों का नाम मेंबर के तौर पर ऐड होगा? तो इट इज सेड एज नो, ये 200 की लिमिट में जॉइंट होल्डर्स विल बी ट्रीटेड एज 1। तो उस सिचुएशन में ये 200 मेंबर की लायबिलिटी मैक्सिमम है, पर ये मैक्सिमम 200 में हम कुछ एक्सक्लूजन्स रखते हैं, एम्प्लॉयज, एक्स एम्प्लॉयज, प्लस हमने एक्सक्लूड किसको कर दिया सर? तो एम्प्लॉयज, एक्स एम्प्लॉयज एंड जॉइंट होल्डर्स विल बी ट्रीटेड एज 1। पहला रिस्ट्रिक्शन था शेयर ट्रांसफर करने पे, दूसरा रिस्ट्रिक्शन है नंबर ऑफ मेंबर्स पे, एंड थर्ड प्रोहिबिशन है सर, प्राइवेट कंपनी को ये अलाउड ही नहीं है कि वो पब्लिक के पास से किसी भी तरीके से इन्विटेशन के थ्रू पैसा कलेक्ट करें। That is prohibition on inviting public to subscribe for any securities। पब्लिक को इनवाइट करके उनके पास से सिक्योरिटीज परचेज करवाना प्राइवेट कंपनी के लिए सर टोटली प्रोहिबिटेड है। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग एनी ऑफ द सिक्योरिटीज। एनी ऑफ द सिक्योरिटीज मीन शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, एनीथिंग। पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि आप हमारे शेयर्स खरीदो, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि आप हमारे डिबेंचर्स खरीदो। सर दैट इज अ टोटली प्रोहिबिशन, मतलब एडवर्टाइजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा। क्यों? तो भाई प्राइवेट कंपनी नाम है, अगर आप जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हो कि शेयर्स खरीदो, हाउ इट कैन बी ट्रीटेड एज प्राइवेट? प्राइवेट कंपनी के रिलेटेड वर्ड का जो मीनिंग है उसी को प्रॉपरली डिफाइन किया कि भाई बाहर के लोगों को इन्वाइट ही नहीं करना।
जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप अपने शेयर बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकते, और नंबर ऑफ मेंबर्स भी लिमिटेड रखे 200 तक, तो आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है। मतलब ये तीनों के तीनों रिस्ट्रिक्शंस अगर आपने अपने आर्टिकल्स में इनकॉर्पोरेट करके रखे हैं तो आपकी कंपनी को प्राइवेट कंपनी के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, पर तीनों कंपलसरी। अगर किसी कंपनी ने 2 रिस्ट्रिक्शन रखे पर 1 नहीं रखा तो भी उसको डायरेक्टली ट्रीट किया जाएगा एज अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के तौर पे उसको गिना जाएगा नहीं। सो प्राइवेट कंपनी के और कोई प्रोविजन तो है। सो प्राइवेट कंपनी को ऐसा बोला जाता है कि प्राइवेट कंपनी जब रजिस्टर हो रही है तो उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 200 बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, और उन 2 और 200 की लिमिट में हम 1% कंपनी को नहीं गिनेंगे। नो डाउट 1% कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, बट उसमें मिनिमम 2 नहीं, कितने मेंबर्स होंगे तो 1, मैक्सिमम 200 नहीं, कितने मेंबर्स होंगे 1, मिनिमम गिनो या मैक्सिमम, 1% कंपनी में सिर्फ 1 ही मेंबर होगा। तो 1% कंपनी के अलावा की प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर्स प्लस। सर क्या ये कंपनी शुरू करने के लिए कोई स्टार्टिंग कैपिटल की ज़रूरत है? तो आंसर इज नो, अभी के लिए नहीं। बट अगर कोई पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड हो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी के तौर पर रजिस्टर होना चाहते हो तो इट शुड हैव सम पेड अप कैपिटल, एंड दैट इज व्हाई कंपनीज एक्ट ने एक ऑप्शन ओपन रखा है दैट प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव द पेड अप कैपिटल विच इज प्रिस्क्राइब्ड। अभी तक रूल्स में प्रिस्क्राइब नहीं है, अगर प्रिस्क्राइब किया जाए तो प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव दी पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। प्राइवेट कंपनी में प्रिस्क्राइब्ड जो कैपिटल है उतनी कैपिटल होना जरूरी है। सर प्राइवेट कंपनी रिलेटेड रूल्स तो आप समझ गए कि जिस कंपनी के आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं वो प्राइवेट, 3 रिस्ट्रिक्शंस में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर्स, उसमें 1% कंपनी काउंट नहीं होगी, और minimum paid up capital should be as may be prescribed. Now, sir, we are moving towards public company. Now we are moving towards public company. तो सर इसका मीनिंग बहुत क्लियर है। कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज नोन एज अ पब्लिक कंपनी। सर ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। मतलब ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो 3 रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उसको हम पब्लिक कंपनी कहेंगे। मतलब ऐसी कंपनी जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के 3 रिस्ट्रिक्शंस में से कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं रख रहे, दैट विल बी ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी। कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज नोन एज अ पब्लिक कंपनी। इवन सर उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दी कि अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है पर इट इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जिसने अपने आर्टिकल्स में तो 3 रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं पर उस कंपनी को अक्वायर करके रखा है किसी कंपनी ने विच इज अ पब्लिक कंपनी। तो सर पब्लिक कंपनी में तो कंट्रोल किसका होगा? जनरल पब्लिक का। अब जनरल पब्लिक का कंट्रोल अगर पब्लिक कंपनी में है और वो पब्लिक कंपनी का कंट्रोल प्राइवेट कंपनी में है तो इनडायरेक्टली प्राइवेट कंपनी की भी कंट्रोलिंग पोजीशन किसके पास चली गई? जनरल पब्लिक के पास। तो उसको भी फिर प्राइवेट ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसीलिए अब प्राइवेट कंपनी if it is a subsidiary of public company, it will also be treated as public company even if that company have all the restrictions in the articles. मतलब सर 2 चीज़ों को हम पब्लिक कंपनी गिनते हैं। पहला, एक जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, मतलब जिसके आर्टिकल्स में वो 3 रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और दूसरा एक कंपनी जिसके आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्शन है बट इट इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, उसको पब्लिक कंपनी गिना जाएगा। Now sir, what is the requirement related with this public company? इस पब्लिक कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट होगी सर? तो जैसे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 2, मैक्सिमम आर 200, एंड पब्लिक कंपनी की अगर बात करें तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड एंड मैक्सिमम मेंबर्स पे सर कोई लिमिट नहीं है। इट इज़ अ पब्लिक कंपनी एंड कितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स उसमें हो सकते हैं। सर क्या उसके भी कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? तो अभी तक नहीं सर। प्राइवेट कंपनी में जैसे मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट आ सकती है तो यहाँ पे भी अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अ पब्लिक कंपनी शुड हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। जितनी प्रिस्क्राइब्ड है उतनी पेड अप कैपिटल पब्लिक कंपनी में होनी चाहिए। वेन एवर इट विल बी प्रिस्क्राइब वो कैपिटल पब्लिक कंपनी को मिनिमम पेड अप कैपिटल के तौर पे स्टार्ट करने के टाइम पे होनी चाहिए। सर ये था क्राइटेरिया पब्लिक कंपनी का, वेरी वेरी सिंपल एज कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी।
नाउ सर प्राइवेट कंपनी की एक दूसरी टाइप और आई कैन से ब्रांच थी, दैट वाज स्मॉल कंपनी। सर ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है उसको कुछ लेवल तक डेवलप होने के लिए गवर्नमेंट वांट्स और कंपनीज एक्ट वांट्स कि उनके ऊपर बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे रेगुलेशंस, बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे कंप्लायंसेस ना लाए जाए। इसलिए उन्होंने छोटी कंपनियां जो अभी शुरू हो रही है, स्मॉल कंपनीज करके एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, द कंपनीज विच आर स्टार्टिंग टू ग्रो, कंपनीज विच आर स्मॉल। अगर छोटी कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, तो उसके ऊपर बहुत सारे कंप्लायंसेस का बोझ आएगा, तो वो कंपनी आगे बिजनेस नहीं कर पाएगी। एंड दैट्स वाई ऐसी कंपनी को डेवलप होने के लिए एक नया कंसेप्ट लाया गया। कुछ कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज हैं स्मॉल कंपनी के तौर पे ट्रीट की जाएगी, पर बीइंग अ स्मॉल कंपनी हैविंग ऑल द बेनिफिट्स यू नीड टू बी अ प्राइवेट कंपनी। क्योंकि जब आप जनरल पब्लिक से इनवाइट करके पैसा लाते हो तो आपको कभी भी कोई प्रिविलेजेस से फ्रीडम नहीं मिल सकती। इसीलिए अगर कोई स्मॉल कंपनी है तो वो हमेशा प्राइवेट कंपनी के तौर पे ही होगी। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं सर। स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी एंड ऐसी कंपनी विच इज having a paid up capital not exceeding 50 lakhs or such higher amount as may be prescribed but which shall not exceed 5 crores। सर ये क्या है? तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन अभी ऐसा बोलती है कि 50 लाख से कम पेड अप कैपिटल है तो स्मॉल कंपनी हो, बट ये 50 लाख की लिमिट अभी है। गवर्नमेंट चाहे तो उसको हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब कर सकती है, पर वो प्रिस्क्राइब करके भी गवर्नमेंट 5 करोड़ से ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। दैट मीन्स अभी के लिए द क्राइटेरिया फॉर स्मॉल कंपनी इज 50 lakhs which can be higher amount if prescribed afterward, but वो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट भी कभी 5 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब अभी के लिए हम कौन सी क्राइटेरिया को कंसिडर करेंगे? तो 50 lakhs। Small company means a company other than public company having paid up capital of less than 50 lakhs or such higher amount as may be prescribed। as may be prescribed मतलब बाद में अगर prescribe हुई तो, but which shall not exceed 5 crores। but at any point of time 5 करोड़ तो नहीं हो सकती, 5 करोड़ से ज़्यादा तो prescribe नहीं हो सकती। and second is if a company is having a turnover which is less than 2 crores, मतलब अगर आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम है, अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, तो आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी कही जा सकती है। प्लस कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं है। अगर कोई कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है, पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम है, टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, तो उस कंपनी को हम स्मॉल कंपनी की क्राइटेरिया में डालेंगे। अब किसी कंपनी में पेड अप कैपिटल 50 लाख और such higher amount as may be prescribed और turnover not exceeding 2 करोड़ और उसमें भी such higher amount as may be prescribed, but वो prescribe भी 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब 2 करोड़ which is prescribed now और such higher amount as may be prescribed, तो higher amount में which shall not exceed 20 करोड़, वो 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं। अभी के लिए क्राइटेरिया क्या? तो 50 लाख से कम पेड अप कैपिटल एंड 2 करोड़ से कम टर्नओवर है, तो वो कंपनी को हम स्मॉल कंपनी में ट्रीट करेंगे। अब सर सेक्शन 8 कंपनी के पेड अप कैपिटल और टर्नओवर का क्राइटेरिया तो समझे, बट आगे कुछ और रिक्वायरमेंट है। तो सर पहली रिक्वायरमेंट तो थी पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, दूसरी कुछ रिक्वायरमेंट, सर दूसरी रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे हैं। ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है वो भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। मतलब आप पब्लिक कंपनी खुद तो नहीं हो सकते हो स्मॉल कंपनी, बट पब्लिक कंपनी की होल्डिंग और सब्सिडरी भी स्मॉल कंपनी के क्राइटेरिया में नहीं आती। सर उसके अलावा ऐसी कंपनी जो चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव से रजिस्टर हुई, जिसको हम सेक्शन 8 कंपनी के नाम से जानते हैं, ऐसी कंपनी जो सेक्शन 8 कंपनी मतलब चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव से शुरू हुई, उसको भी हम ये कैटेगरी में नहीं रख सकते। स्मॉल कंपनी के तौर पे सिर्फ ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है,
सेक्शन 8 कंपनी भी नहीं है, एंड सर ऐसी कोई कंपनी जो दूसरे किसी एक्ट से गवर्न होती है, ऐसा कोई कॉरपोरेशन जो दूसरे एक्ट से गवर्न होता है, उसको भी स्मॉल कंपनी नहीं गिना जा सकता। सिर्फ 3 चीज़ों के अलावा, मतलब आप पब्लिक कंपनी नहीं हो, पब्लिक की होल्डिंग सब्सिडरी नहीं हो, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, और कोई स्पेसिफिक एक्ट से आपकी कंपनी गवर्न नहीं होती है, तो आपकी कंपनी को ये क्राइटेरिया देखना है कि अगर 50 लाख से कम पेड अप कैपिटल, 2 करोड़ से कम टर्नओवर हुआ, तो उस कंपनी को स्मॉल कंपनी बोला जा सकता है। सर ये था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनी के कितने टाइप्स। नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे बेसिकली 2, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी की 3 तरीके से, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड अदर प्राइवेट कंपनीज। पब्लिक कंपनी मीन्स कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनीज। ना नंबर ऑफ मेंबर्स के बाद अब बारी आएगी ऑन द बेसिस ऑफ द होल्डिंग ऑफ कंपनी। सर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कंपनी को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है? तो सर बेसिकली तो पहले 2 टाइप्स थे, एक था होल्डिंग, दूसरा था सब्सिडरी। होल्डिंग सब्सिडरी का मतलब क्या? सर ये वर्ड आगे आ चुका। अगर पब्लिक कंपनी है और होल्डिंग कंपनी है किसी प्राइवेट कंपनी की, तो वो भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। मतलब अब सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो अ पब्लिक कंपनी। ये होल्डिंग सब्सिडरी का मतलब क्या है सर? तो सर होल्डिंग और सब्सिडरी का मतलब है एक कंपनी दूसरी कंपनी में अगर कुछ इंटरेस्ट होल्ड कर रही है, कुछ कंट्रोल होल्ड कर रही है, तो जिस कंपनी का इंटरेस्ट है उसको बोला जाएगा होल्डिंग कंपनी, बिकॉज दैट कंपनी इज होल्डिंग इंटरेस्ट इन द अदर। एंड जिस कंपनी में उसका इंटरेस्ट है, दैट कंपनी विल बी ट्रीटेड एज सब्सिडरी कंपनी। सर फिर भी बताएं कंट्रोलिंग पोजीशन कितनी तरीके से हो सकती है? तो सर हम 2 कंपनियों को कंसिडर करते हैं, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड। सर वाई लिमिटेड में अज्यूम देयर आर 6 डायरेक्टर्स, 6 डायरेक्टर्स वाई लिमिटेड में है। सर डायरेक्टर्स मतलब क्या? तो कंपनी का मैनेजमेंट का हिस्सा, कंपनी का जो मैनेजमेंट होगा वो डायरेक्टर्स के थ्रू होगा। तो कंपनी को जब मैनेज किया जाता है तो मैनेजमेंट करने की जो अथॉरिटी है दैट इज देयर विद द डायरेक्टर्स। अगर वाई लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देयर आर 6 डायरेक्टर्स, ये 6 डायरेक्टर्स मिलके वाई लिमिटेड को अभी हैंडल कर रहे हैं। अगर ये 6 डायरेक्टर्स में से 50% से ज़्यादा, मतलब 3 से ज़्यादा, मतलब 4 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का, नॉमिनेट करने का, रिमूव करने का पावर अगर मान लो किसी रीज़न से एक्स लिमिटेड ने अक्वायर कर लिया, वाई लिमिटेड का मैनेजमेंट करने के 6 डायरेक्टर्स हैं। वाई लिमिटेड का मैनेजमेंट जो डायरेक्टर्स 6 डायरेक्टर्स कर रहे हैं, उन 6 डायरेक्टर्स में से 4 डायरेक्टर को अपॉइंट करने का, उनको नॉमिनेट करने का या उनको काम से निकालने का पावर अगर एक्स लिमिटेड अक्वायर कर लेता है, तो एक्स लिमिटेड के पास कंट्रोल चला जाएगा मैनेजमेंट का, विच इज नोन एज मैनेजमेंट कंट्रोल। 4 डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स, 4 डायरेक्टर्स जो है वो एक्स लिमिटेड के अपॉइंटेड है या एक्स लिमिटेड के नॉमिनेटेड है, तो ऑब्वियसली वो 4 डायरेक्टर्स एक्स लिमिटेड के हिसाब से काम करेंगे। तो भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 6 लोग हैं उसमें से मेजोरिटी तो एक्स लिमिटेड के लोग हैं, तो मैनेजमेंट के अंदर कंट्रोलिंग पोजीशन किसने एक्वायर कर ली? एक्स लिमिटेड ने। एक्स लिमिटेड इज होल्डिंग इंटरेस्ट इन वाई लिमिटेड एंड दैट्स वाई एक्स लिमिटेड को बोला जाएगा होल्डिंग कंपनी, बिकॉज इट इज होल्डिंग इंटरेस्ट एंड वाई लिमिटेड विल बी ट्रीटेड एज इट्स सब्सिडरी, क्योंकि वो एक्स लिमिटेड के इंटरेस्ट के हिसाब से, एक्स लिमिटेड के ऑर्डर या कंट्रोल के हिसाब से काम करेगा। सर ये तो था मैनेजमेंट कंट्रोल। क्या और किसी तरीके से कोई कंपनी दूसरी कंपनी में कंट्रोल एक्वायर कर सकती है? तो सर ये सबसे ज़्यादा तो मैनेजमेंट कंट्रोल की जगह शेयर होल्डिंग कंट्रोल होता है, वोटिंग ओनरशिप कंट्रोल। सर ओनरशिप मतलब शेयर होल्डिंग, एंड अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो उसके बेसिस पे भी होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन क्रिएट हो सकता है।
अगर किसी कंपनी में कोई वोटिंग पावर का 50% से ज़्यादा अक्वायर कर ले, से फॉर एग्जाम्पल सर अगेन वाई लिमिटेड इज अ कंपनी विच इज हैविंग 10 लाख रुपीज एज अ पेड अप कैपिटल. अब 10 लाख रुपीज पेड अप कैपिटल है, जो वोटिंग राइट होंगे वो पेड अप कैपिटल के बेसिस पे होंगे. अगर वाई लिमिटेड की 10 लाख की कैपिटल में से 50% से ज़्यादा, मतलब 5 लाख से ज़्यादा, से फॉर एग्जाम्पल 5,50,000 की कैपिटल एक्स लिमिटेड ने अक्वायर कर ली, तो सर 55% शेयर होल्डिंग किसका हो गया? एक्स लिमिटेड का. तो वोटिंग किसका हो जाएगा? 55% जितना एक्स लिमिटेड का. अब कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है किसी कंपनी में, किसी भी कंपनी में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वो मेजोरिटी से लिया जाता है, एंड मेजोरिटी एक्स लिमिटेड के पास चली गई. तो अब ओनरशिप कंट्रोल एक्स लिमिटेड के पास आ गया. एक्स लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज होल्डिंग कंपनी, वाई लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज सब्सिडरी. अगर किसी कंपनी के 50% से ज़्यादा डायरेक्टर्स के रिलेटेड पावर अक्वायर कर लिया, मैनेजमेंट कंट्रोल अक्वायर कर लिया, तो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन. अगर किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए, वोटिंग पावर अक्वायर कर लिया, तो भी एक होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन. बट सर क्या कोई और तरीका है? तो यहाँ पे भी है सर. दैट इज इनडायरेक्ट होल्डिंग. इनडायरेक्ट होल्डिंग मतलब सर इफ एक्स लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ वाई लिमिटेड, किसी भी तरीके से डायरेक्टर्स के थ्रू, शेयर होल्डर के थ्रू, एक्स लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ वाई लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ जेड लिमिटेड. तो सर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है, वाई लिमिटेड जेड लिमिटेड को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है. तो इनडायरेक्ट वे में एक्स लिमिटेड की कंट्रोलिंग पोजीशन इवन जेड लिमिटेड भी आ जाएगी, एंड दैट्स व्हाई एक्स लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज होल्डिंग कंपनी ऑफ जेड लिमिटेड ऑल्सो. सर यहाँ पे अगर बात करें तो ये हुआ इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग. एक्स लिमिटेड इज द होल्डिंग ऑफ वाई, वाई लिमिटेड इज द होल्डिंग ऑफ जेड, एंड indirectly X Limited will be treated as holding company of Z Limited. So this is holding subsidiary relation जो 50% ओनरशिप के क्राइटेरिया को अप्लाई करता है, मतलब 50% या उससे ज़्यादा अगर आपका कंट्रोलिंग है तो. सर ये तो ठीक है, बट क्या और कोई जगह पे ऐसा कोई कंसेप्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल जहाँ पे डिक्लेरेशन की बात आएगी? तो सर यस, अ न्यू कंसेप्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड. रिलेटेड प्रोविजन है एसोसिएट कंपनी. सर होल्डिंग सब्सिडरी में हम 50% की बात करते हैं. अब किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी में 50% या उससे ज़्यादा अक्वायर कर लिया, तो होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में सब्सिडरी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें दिखानी पड़े, एंड इसी वजह से होल्डिंग सब्सिडरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो कंबाइंड दिखेगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में. कंसोलिडेटेड मतलब कंबाइंड स्टेटमेंट में, एंड इसीलिए हमें एक्स लिमिटेड का एक्चुअल पावर पता चल जाएगा. अब एक्स लिमिटेड अगर अपनी एक्चुअल असेट, अपनी एक्चुअल ओनरशिप, अपना एक्चुअल पावर छुपाना चाहे, तो अगर डिस्क्लोजर को ट्रांसपेरेंट बनाना है, सब्सटेंशियल पोर्शन वो किसी कंपनी में डालना चाहता है, तो उसको भी अगर हम डिक्लेरेशन और उसके दायरे में लेके आए, इट विल बी मोर ट्रांसपेरेंट इफ वी ऑब्जर्व द होल्डिंग ऑफ कंपनी फॉर लेस देन 50% ऑल्सो. अगर 50% से ज़्यादा है तो भाई आप ओनर हो, ओनरशिप राइट है या कंट्रोल है, तो आपकी कंपनी का बैलेंस शीट में वो सब्सिडरी कंपनी का डेटा दिखाना चाहिए. बट क्या उससे कम लेवल पे आया तो कंपनी का कोई दूसरी कंपनी से सब्सटेंशियल कनेक्शन नहीं हो सकता? तो हो सकता है, एंड दैट इज़ वाई न्यू कंसेप्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड विच इज़ नोन एज एसोसिएट कंपनी. अ कंसेप्ट विच इज एसोसिएट कंपनी जो ऐसा बोलता है कि अगर एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का 20% होल्डिंग अक्वायर किया है, 50% नहीं, 50% या उससे ज़्यादा हो गया तो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन वहीं. बट अगर 50% से कम है पर 20% से ज़्यादा है, 20% या उससे ज़्यादा अगर आपने किसी कंपनी के रिलेटेड कंट्रोल अक्वायर कर लिया, तो जिस कंपनी ने कंट्रोल अक्वायर किया है वो तो होल्डिंग है, बट जिस कंपनी के अंदर अक्वायर किया कंट्रोल वो क्या मानी जाएगी? आपकी एसोसिएट कंपनी. मतलब इफ एक्स लिमिटेड अक्वायर्स 20% of the capital of P Limited, then P Limited will be considered as the associate company of X Limited. ये क्यों लाए? तो
ट्रांसपेरेंसी, जो डिक्लेरेशंस हैं, जो हम बातें डिक्लेयर कर रहे हैं, उस मैटर्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये यहाँ पे रखा गया है। यहाँ तक दैट इज एप्लीकेबल। एंड ये टाइप्स थे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल देयर आर 3 रिलेटेड कंसेप्ट: होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बनता है 50% से ज़्यादा कंट्रोल अक्वायर करने में। वो कंट्रोल चाहे मैनेजमेंट कंट्रोल हो, चाहे ओनरशिप कंट्रोल हो, चाहे इनडायरेक्ट कंट्रोल हो। एंड एसोसिएट कंपनी का कंट्रोलिंग बनता है दैट इज बाय 20%। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर टाइप। वी आर मूविंग टुवर्ड्स टाइप ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। सर नया तरीका है किसी भी कंपनी का कैपिटल एक्सेस करने का जो स्पेसिफिक पावर है, उसके बेसिस पे कंपनी को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक लिस्टेड कंपनी, दूसरा अनलिस्टेड। सर एक हमारा एक्ट है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसने एक मैकेनिज्म सेट किया है सेकेंडरी मार्केट्स का। सर आप पहले शेयर्स खरीद लेते थे कंपनी में से, फिर वो कंपनी में से शेयर खरीद के आपको बेचने के लिए सेकेंडरी मार्केट की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे जो स्टॉक एक्सचेंजेस है दे आर रजिस्टर्ड अंडर सेबी। और आप ऐसे कोई भी स्टॉक एक्सचेंज या ऐसे कोई भी सेकेंडरी मार्केट के अंदर अपने शेयर्स को लिस्ट करवा रहे हो, मतलब रजिस्टर करवा रहे हो, तो आपकी कंपनी को बोला जाएगा लिस्टेड कंपनी। अ कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट, अ कंपनी विच इज लिस्टेड इन एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस, जिसका कैपिटल एक्सेस करना आसान हो जाता है। एंड ऐसी कोई कंपनी जिसने अपने शेयर्स को कोई भी स्टॉक एक्सचेंज या कोई भी स्टॉक मार्केट के पास रजिस्टर नहीं करवाया, ऐसी कंपनी को बोला जाएगा अनलिस्टेड कंपनी। दैट विल बी ट्रीटेड एज अनलिस्टेड कंपनी। ये 2 तरीके हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ कैपिटल। एक्सेस मतलब आप कैपिटल जो अक्वायर कर रहे हो वो आसानी से अक्वायर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या तो आपने जो कैपिटल अक्वायर की अगर लिस्टेड कंपनी है तो इजीली सेकेंडरी मार्केट सपोर्ट कर रहा है तो रेगुलेशंस भी थोड़े से ज़्यादा होंगे। उसके बेसिस पे कंपनी के 2 हिस्से बनते हैं, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी। सर नाउ अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज हमने देख लिया, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंपनी थे। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, तीसरा था ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, चौथा टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस, मतलब आप कैपिटल कैसे लेके आते हो उसके बेसिस पे। नाउ अदर टाइप्स जो मिसलेनियस, जो किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं होते बट रादर इम्पॉर्टेंट फॉर स्टडी। स्टार्टिंग विथ अदर कंपनीज। सबसे पहले अदर कंपनीज में शुरुआत होती है सर गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी सर जनरली लोगों में कंफ्यूजन होता है, पब्लिक कंपनी इज ऑलवेज गवर्नमेंट कंपनी, तो सर आंसर इज नो। रिलायंस इज अ पब्लिक कंपनी बट नॉट अ गवर्नमेंट। ओनरशिप नहीं है उसमें गवर्नमेंट का, इट इज अ प्राइवेट ओनरशिप। इट इज अ पब्लिक कंपनी बिलोंगिंग टू प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट ओनरशिप की बात नहीं आती। बट हाँ, अगर किसी पब्लिक कंपनी है, किसी कंपनी के शेयर्स गवर्नमेंट ने खरीद लिए, तो वो गवर्नमेंट ओनरशिप की कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी के तौर पे जानते हैं। सारी पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती, पर ऐसी कंपनी जिसके अंदर 51% से ज़्यादा, सिर्फ 50% होल्डिंग सब्सिडरी का क्राइटेरिया था, हम बात कर रहे हैं 51% से ज़्यादा, मतलब 51% से ज़्यादा शेयर कैपिटल अगर किसी कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अक्वायर करके रखी है, या 51% से ज़्यादा कैपिटल अगर किसी कंपनी में स्टेट गवर्नमेंट ने अक्वायर करके रखी है, या किसी कंपनी में 51% से ज़्यादा कैपिटल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंबाइन अक्वायर करके रखी, मतलब से फॉर एग्जांपल 30% सेंट्रल गवर्नमेंट ने परचेज किया, 25% स्टेट गवर्नमेंट ने परचेज किया, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। मतलब ऐसी कंपनी जिसके अंदर 51% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग हमारी गवर्नमेंट का है, उसको हम गवर्नमेंट कंपनी के तौर पर ट्रीट करेंगे। सर ऐसी कंपनी है, ऑब्वियसली दिखता है कि गवर्नमेंट की ओनरशिप है, तो सर इनके कुछ क्राइटेरियाज अलग होंगे। तो यस,
ये कंपनी भले ही प्राइवेट कंपनी के जैसे फंक्शन करेगी, नॉर्मल जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी फंक्शन करती है वैसे कर सकती है, बट इस कंपनी का जो ऑडिट है सर, वो नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं कर सकता। गवर्नमेंट का ऑडिट करने के लिए, गवर्नमेंट के सारे जो यूनिट्स हैं उसका ऑडिट करने के लिए देयर इज अ पैनल कॉल्ड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है CNAG के नाम से जाना जाता है। ये जो CNAG या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उसकी जो पैनल है उसके मेंबर इस गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करते हैं। ये रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल कंपनी से अलग, और काफ़ी सारे प्रोविजन हमारी कंपनीज एक्ट में ऐसे हैं जिसमें से गवर्नमेंट कंपनी को फ्रीडम मिली है। सर ये गवर्नमेंट कंपनी थी जिसमें ज़्यादातर 51% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट का है। अब 51% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट का है, मतलब गवर्नमेंट की ओनरशिप है। तो सर क्या इसके एनुअल स्टेटमेंट को हमारी पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा? तो सर यस, इट इज सेड एज कि अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग है, मतलब किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर शेयर होल्डिंग है तो इट इज सेड एज कि सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग होने की वजह से आपकी कंपनी का एनुअल रिटर्न, मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और AGM जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसके सारे रिपोर्ट्स लोकसभा और राज्यसभा के सामने प्रेजेंट होने चाहिए विद इन 3 months। AGM दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग, जो कंपनी हर साल एक मीटिंग कंपलसरी बुलाती है अपने शेयर होल्डर्स की, वो मीटिंग खत्म होने के 3 महीने के अंदर अंदर जो रिपोर्ट्स हैं दैट शुड बी फाइल्ड बिफोर सेंट्रल बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 3 months इट शुड बी फाइल्ड। सर दूसरी कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी के अलावा अदर कंपनी की कैटेगरी में फॉलो होती है, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी के अलावा दूसरी कोई कंपनी जो अदर कैटेगरी में फॉलो होती है दैट इज अ फॉरेन कंपनी। सर फॉरेन कंपनी 2 क्राइटेरियाज के बेसिस पे है, 2 चीज़ें हुई मतलब फॉरेन कंपनी, और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी मॉड्यूल ने प्रिस्क्राइब नहीं की है। फॉरेन कंपनी 2 क्राइटेरियाज फुलफिल करे तो आपकी कंपनी को फॉरेन कंपनी माना जाएगा। सर फॉरेन कंपनी है मतलब इट शुड बी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया में रजिस्टर हुई होती तो हम उसको कभी भी फॉरेन कंपनी नहीं मानते। ऐसी कोई कंपनी जो इंडिया के बाहर के किसी कंट्री में रजिस्टर हुई थी, मतलब इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई, एंड सर अगर इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है तो हमें इंडिया में उससे क्या लेना देना, हम उसको फॉरेन कंपनी के तौर पे पढ़े भी क्यों? तो हमें पढ़ना इसलिए है या हमें उसके रूल्स इसलिए देखना है कि वो कंपनी बिजनेस प्लेस रख रही है इन इंडिया, मतलब अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, either working directly or through any agent or providing any of the services in India, it is considered as a foreign company। मतलब 2 चीज़ें सर, रजिस्टर हुई इंडिया के बाहर पर has a place of business in India or providing any services in India directly or through an agent, then it will be considered as Indian foreign company। ये जो फॉरेन कंपनी है उसको ऑब्वियसली गवर्न करेंगे रूल्स रिलेटेड विद देयर कंट्री, बट कुछ सिचुएशंस में हमारे कंपनीज एक्ट ने फॉरेन कंपनी के बारे में बहुत सारे प्रोविजंस प्रिस्क्राइब किए, तो वो भी कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे। सो बेसिक फॉरेन कंपनी का आइडेंटिफिकेशन दोनों कंडीशन कंपलसरी, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। मतलब फॉरेन कंपनी के रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो तभी अप्लाई करेंगे जब आपकी कंपनी को रजिस्टर ऑफ इंडिया के बाहर करवाया और इंडिया में बिजनेस है। अगर इंडिया के बाहर रजिस्टर करवाया पर इंडिया में बिजनेस ही नहीं कर रहे हो तो कोई क्राइटेरियाज एप्लीकेबल होंगे नहीं। सो नेक्स्ट कंपनी टू बी डेल्ट विथ इज अ कंपनी विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स इज ऑल्सो नोन एज अ सेक्शन 8 कंपनी। क्यों उसको सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं? तो सर कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 8 है कि जिसको लाइसेंस्ड कंपनी भी बोला जाता है। क्या ऐसी कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइसेंस लेके ही हम क्रिएट कर सकते हैं। सर सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस हमें लेना पड़ता है अगर कोई कंपनी को हम चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स के साथ शुरू करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम जो कंपनी शुरू करते हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए कंपनी शुरू करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए कंपनी शुरू करते हैं, चैरिटेबल पर्पस के लिए मोस्टली कंपनी शुरू नहीं की जाती।
बट अगर कोई इंसान चैरिटेबल पर्पस के लिए कंपनी को शुरू कर रहा है, दैन फॉर दैट चैरिटेबल पर्पस अगर कंपनी शुरू हुई है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइसेंस के बिना एज अ कंपनी रजिस्टर करवाना पॉसिबल नहीं. इट इज़ नोन एज लाइसेंस्ड कंपनी. सर हम सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस लेके कंपनी शुरू क्यों करवाएंगे? तो सर सेक्शन 8 कंपनी को चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करने के बेसिस पे हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे प्रिविलेजेस, बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है. और वो बेनिफिट्स को अवेल करवाने के लिए जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो सेक्शन 8 कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवाते हैं. वो सेक्शन 8 कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवाने के लिए क्या चाहिए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस. सर सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस ऐसे ही दे देगा जैसे अब नॉर्मल रिक्वायरमेंट है? तो इट इज सेड एज नो. अगर किसी कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट 3 चीज़ें चेक करेगा सर. अगर 3 चीज़ें, 3 कंडीशन फुलफिल होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इश्यू दी लाइसेंस. बट उस लाइसेंस को इशू करने के टाइम पे भी इट इज़ अप टू द डिस्क्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव सम एडिशनल कंडीशंस. सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइसेंस के बेसिस पे अगर कोई कंपनी रजिस्टर हुई है तो लाइसेंस देने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट 3 कंडीशन को परफेक्टली चेक करेगा. पहला, कंपनी ने मेमोरेंडम के ऑब्जेक्टिव के तौर पे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जैसे मैंने बताया था कंपनी का बेसिक डॉक्यूमेंट, आप उसमें लिखते हो कि आप कौन से पर्पस के लिए कंपनी क्रिएट कर रहे हो. तो वो जो पर्पस है उस पर्पस में कंपल्सरीली कोई वेलफेयर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, चैरिटी और एजुकेशन, पॉवर्टी रिमूवल, ऐसा कोई भी वेलफेयर ऑब्जेक्टिव आपकी कंपनी के मेमोरेंडम में एज एन ऑब्जेक्टिव लिखा होना चाहिए. मतलब सर आप जो कंपनी शुरू कर रहे हो वो किसी चैरिटी के लिए कर रहे हो, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए. सर सेकंड पॉइंट, कौन सी दूसरी कंडीशन है? तो सर आप चैरिटी कर रहे हो तो आप खुद प्रॉफिट नहीं कमा सकते उस कंपनी में से. इसीलिए कंपनी के आर्टिकल्स में शेयर होल्डर्स को, दैट इज मेंबर्स को डिविडेंड देने पे प्रोहिबिशन होगा. अगर कोई भी कंपनी ने अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करने पे आर्टिकल्स में प्रोहिबिशन रखा है तो सेकंड कंडीशन फुलफिल. मतलब आप क्या कर रहे हो? तो भाई ऑब्जेक्टिव चैरिटी का है और आप चैरिटी के लिए यूज़ करोगे, आप पैसों को मेंबर्स को नहीं दोगे. मतलब इस कंपनी ने अगर प्रॉफिट कमा भी लिया, प्रॉफिट नहीं बोलता एक्चुअली, इनकम और सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस बोलते हैं. अब ऐसी कंपनी ने अगर कुछ प्रॉफिट कमा भी लिया तो भी मेंबर्स को डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती. एंड थर्ड कंडीशन सर क्या? तो अगर वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो वो कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट को यूज़ कहाँ पे करेंगे? तो फॉर द प्रमोशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ओनली. मतलब 3 कंडीशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को अश्योरेंस में देनी पड़ेगी कि सर हमारा ऑब्जेक्टिव चैरिटी का है, प्लस हम हमारे मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे रहे, प्लस हम जो पैसा हमारे पास आ रहा है उसको यूज़ कर रहे हैं फॉर चैरिटी. ये तीनों कंडीशन के बेसिस पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि नहीं ये कंपनी को लाइसेंस देने लायक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करेगा. और वो लाइसेंस आने के बाद सर क्या ये कंपनी का प्रिविलेजेस जोन हम जान सकते हैं? तो यस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी. सर सेक्शन 8 कंपनी के तौर पे जब आपकी कंपनी रजिस्टर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देता है और सेक्शन 8 कंपनी के तौर पे आप रजिस्टर करवाते हो, सबसे बड़ा प्रिविलेज है कि आपकी कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती. क्यों? तो सर लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस इंटेंशन को शो करने वाले वर्ड्स हैं, जबकि आपका इंटेंशन ही चैरिटी का है तो ये लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड की इस बिजनेस में ज़रूरत नहीं है. सेकेंड सर बेनिफिट ये है कि किसी भी नॉर्मल कंपनी में शेयर होल्डर्स इंडिविजुअल होने चाहिए या आर्टिफिशियल पर्सन होने चाहिए, पर लीगल पर्सन तो हो. कोई पार्टनरशिप फॉर्म किसी कंपनी के मेंबर नहीं बन सकती. पर सर सेक्शन 8 कंपनी को बेनिफिट मिला है कि पार्टनरशिप फॉर्म कैन ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ दिस कंपनी. मतलब सेक्शन 8 कंपनी को पहला बेनिफिट ये मिला कि सेक्शन 8 कंपनी को जो भी मेंबर्स है उसके सामने लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं. दूसरा, सेक्शन 8 कंपनी अगर है तो उनको डेफिनेटली ये प्रिविलेज चाहिए कि अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी है तो उनको पार्टनरशिप फॉर्म को मेंबर के तौर पे एडमिट करने की अथॉरिटी. तो सर प्रॉब्लम क्या है? कौन सा डिसएडवांटेज है? तो सर इस कंपनी का डिसएडवांटेज है कि
सेक्शन 8 कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना आप कंपनी के मेमोरेंडम या आर्टिकल्स को चेंज नहीं कर सकते। क्यों? तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया था, अब उन्हीं की परमिशन के बिना आप मेमोरेंडम या आर्टिकल्स को चेंज नहीं कर सकते। सर दूसरा डिसएडवांटेज, सर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर आप पूछे बिना मेमोरेंडम आर्टिकल्स अगर ऑल्टर कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी लाइसेंस रिवोक कर सकता है, या इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी लगता है कि जिस पर्पस के लिए एस्टैब्लिश हुआ था ये पर्पस ये फुलफिल नहीं कर रही कंपनी, तो कभी भी लाइसेंस रिवोक हो सकता है। सर लाइसेंस रिवोक हो गया तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? तो इट इज सेड एज नो। लाइसेंस रिवोक हो गया तो ये कंपनी नॉर्मल कंपनी के तौर पे ट्रीट हो जाएगी। उनको अपने वर्ड नाम के आगे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड करना पड़ेगा। उनको फॉर्म अगर मेंबर के तौर पे एडमिटेड है तो उसको निकालना पड़ेगा। सर उसके अलावा क्या सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोकेशन के अलावा कोई पनिशमेंट हो सकती है? तो यस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लगता है कि सेक्शन 8 कंपनी को बंद करवाना या दूसरी कंपनी से अमालगमेट मतलब मर्ज करवाना पब्लिक के बेनिफिट के लिए ज़रूरी है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी के सेक्शन 8 कंपनी के वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी पास कर सकते हैं, या उस सेक्शन 8 कंपनी को दूसरी सेक्शन 8 कंपनी से अमालगमेट होने का ऑर्डर भी पास किया जा सकता है। सो ये सेक्शन 8 कंपनी के बारे में रूल। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.